students, welcome back to my channel. I am CS Jaspreet. I hope that you all are doing well and you are preparing for your upcoming exams. मेरी जो academic series है वो बहुत बढ़िया चल रही है. Thank you so much all of you for your love and support. So extraordinary general meetings का टॉपिक आज हम पढ़ेंगे. ये सीरीज CA, CS, CM में सब लोग देख सकते हैं. आपके कंपनी लॉ में ये टॉपिक ज़रूर होंगे, तो उसी से रिलेटेड मैं वीडियोस यहाँ पे बना रही हूँ ताकि हर कोई, किसी को भी अगर हेल्प चाहिए तो वो इन वीडियोस को रेफर कर पाए. बट इफ यू आर न्यू टू माय चैनल, हाई आई एम CS Jaspreet Dhanjal. I'm an Unacademy Plus educator for CS ET and CS professional students. Go ahead, please watch the content I create and hit the subscribe button and the bell icon right next to it so that whenever I upload a video you get notified. Go ahead and check my other social media handles also in the description box and go and follow me, right? चलो let's start. Extraordinary general meetings जिसे हम EOGM भी कहते हैं, right? Section 100 of the Companies Act 2013. आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे डिटेल में. ये जो कंटेंट है ये ICSI का स्टडी मटेरियल है, तो मैंने वहीं से कंटेंट पिक किया है बिकॉज ऑफ कोर्स कंपनी लॉ की अगर हम बात करें ICSI का स्टडी मटेरियल बहुत ही अच्छा है. सो डेफिनेटली इट विल हेल्प यू. सबसे पहले अगर सेक्शन की बात करें, इसे हम EGM भी कहते हैं, EOGM भी कहते हैं, जैसे आपको पसंद आया आप बोल सकते हो. सेक्शन 100 है ये, राइट? EOGM. मैं थोड़ा सा इसका कॉन्सेप्ट आपको क्लियर कर देती हूँ कि EGM क्या होता है. नॉर्मली जनरल मीटिंग्स किसके लिए कंडक्ट होती हैं? एज एन शेयर होल्डर्स के लिए कंडक्ट होती हैं. तो जितने भी ऑर्डिनरी बिजनेसेस हैं वो AGM पे कंडक्ट होते हैं, विच इज एन एनुअल जनरल मीटिंग. अब जो एनुअल जनरल मीटिंग होती है, बिकॉज इट्स एनुअल, वो साल में एक ही बार होती है. नाउ व्हाट अबाउट द अदर ट्रांजैक्शंस, व्हाट अबाउट द अदर बिजनेसेस? अगर हमें उनमें उनका अप्रूवल लेना है शेयर होल्डर से, तो हम क्या करेंगे? तो एक एनुअल जनरल मीटिंग हो चुकी है, अगले साल होनी है. अब क्या करें? क्या अगले साल तक वेट करते रहें? क्या वो सही रहेगा? नो. आई थिंक इन दोनों के बीच में भी अगर कोई अर्जेंसी आ जाती है, अगर हमें शेयर होल्डर्स का अप्रूवल चाहिए, सो द कंपनी कैन कॉल द EGM. उसे हम कहते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग. जब दो AGMs के बीच में हमें शेयर होल्डर्स को बुला करके कोई मीटिंग करानी है तो उसे हम कहते हैं EGM. EGM कराने के 4 तरीके होते हैं. बाय बोर्ड अपने आप करा सकती है. बाय बोर्ड ऑन रिक्विजिशन ऑफ शेयर होल्डर्स. शेयर होल्डर्स जो है वो कहते हैं कि हमें ये आप जो है EGM कंडक्ट करवा के दीजिए. बाय रिक्विजिशनिस्ट देमसेल्व्स. अगर बोर्ड फेल हो जाती है तो रिक्विजिशनिस्ट खुद ही कर लेते हैं. बाय ट्रिब्यूनल. एक एक पॉइंट में ध्यान से समझाऊंगी, इसे ध्यान से सुनना. एक बारी अगर आप ये वीडियो देख लोगे, कभी भी EOGM के कॉन्सेप्ट में कंफ्यूज नहीं होगे. इट्स माय गारंटी, राइट? बाय बोर्ड सुओ मोटो. सुओ मोटो होता है अपने आप से. देखो, सबसे पहले तो बोर्ड की ये जिम्मेदारी है, राइट? सेक्शन 100 सब सेक्शन 1 में हम ये चीज पढ़ते हैं कि बोर्ड अपने आप जो है EGM कंडक्ट करवा सकता है. सो द बोर्ड में whenever it deems fit call the EGM. जब उन्हें लग रहा है कि जरूरत है वो EGM या EOGM कॉल कर सकते हैं. EOGM जो है कहीं पे भी हो सकती है, एट एनी प्लेस इन इंडिया. अगर बोर्ड ऑर्डर कर रही है, अगर बोर्ड करवा रही है, एट एनी प्लेस इन इंडिया, डजंट मैटर, एट एनी प्लेस इन इंडिया. An extraordinary general meeting of a company who is a wholly owned subsidiary of a company incorporated outside India may be held outside India by chance. अगर एक ऐसी कंपनी है जिसकी wholly owned subsidiary of a company incorporated outside India, so यानी कि XYZ है, वो एक foreign company outside India वो incorporated है, और इस कंपनी की wholly owned subsidiary ABC Limited इंडिया में है, राइट? तो ये कंपनी अपनी EOGM जो है वो बाहर भी कर सकती है, बिकॉज ऑफ कोर्स वो उस कंपनी की होली ओन्ड सब्सिडरी है जो ऑलरेडी बाहर इनकॉर्पोरेटेड है, तो कोई रोक टोक नहीं है, वो बाहर जाके भी EOGM जो है कर सकते हैं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है. नंबर 1, ठीक है? तो ये हो गया, बोर्ड अपने आप कर सकता है. दूसरी चीज, बाय द बोर्ड ऑन रिक्विजिशन ऑफ मेंबर्स. अगर मेंबर्स रिक्वेस्ट करें, अगर मेंबर्स रिक्विजिशन भेजे, ठीक है? कितनी रिक्विजिशन रिक्वायर्ड है? अगर तो शेयर कैपिटल है कंपनी में तो एटलीस्ट हमें नॉट लेस देन 1/10 ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल, नॉट लेस देन 1/10 से ज्यादा होना चाहिए, यानी कि कम नहीं होना चाहिए. नॉट लेस देन 1/10 ऑफ सच पेड अप शेयर कैपिटल एज ऑन दैट डेट कैरीज द राइट ऑफ वोटिंग, राइट? नंबर 2, इन केस ऑफ अ कंपनी नॉट हैविंग अ शेयर कैपिटल. अगर शेयर कैपिटल नहीं है, देन ऑन द डेट ऑफ रिसीट ऑफ रिक्विजिशन नॉट लेस देन 1/10 ऑफ द टोटल वोटिंग पावर ऑफ ऑल द मेंबर्स हैविंग
ऑन द सेट डेट अ राइट टू वोट। तो यहाँ पे अगेन 1/10 ऑफ द वोटिंग पावर। तो ये आपको थोड़ी सी क्लैरिटी होनी चाहिए कि अगर शेयर कैपिटल है तो 1/10 ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल, और अगर शेयर कैपिटल नहीं है तो 1/10 ऑफ द वोटिंग पावर। मैटर्स जो सेट आउट करने हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो मैटर्स जो है जो भी रिक्विजिशन है शैल सेट आउट द मैटर फॉर द कंसिडरेशन इन द मीटिंग, बट वो जो मैटर है इट शैल बी साइंड बाय द रिक्विजिशनिस्ट एंड सेंड टू द रजिस्टर्ड ऑफिस। पेपर पे रख के आप लिख के सॉरी या प्रिंट करके साइन कर देंगे सारे रिक्विजिशन और उसे रजिस्टर्ड ऑफिस में भिजवा देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होती इसमें, रजिस्टर्ड ऑफिस में भिजवा देंगे। ठीक है, टाइम पीरियड फॉर कॉलिंग द मीटिंग बिल्कुल सेम है, विद इन 21 डेज फ्रॉम द इट शुड बी, बोर्ड ने कॉल कर देनी है विद इन 21 डेज फ्रॉम द रिसीट ऑफ वैलिड रिक्विजिशन। जब वैलिड रिक्विजिशन बोर्ड को मिल गई है उसके 21 दिनों के अंदर अंदर मीटिंग कॉल कर देनी है और मीटिंग कन्वीन कर देनी है विद इन 45 डेज ऑफ द डिपॉजिट ऑफ द रिक्विजिशन। ये नंबर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 21 दिनों के अंदर कॉल हो जानी चाहिए और 45 डेज के अंदर कन्वीन हो जानी चाहिए, यानी कि हेल्ड हो जानी चाहिए, राइट। इसमें केस लॉ का एक जजमेंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, विच सेज नो कोर्ट or tribunal can restrain holding of an EGM as long as the requisition of shareholders in that behalf is compliant with procedural and numerical requirements। अगर सेक्शन 100 के हिसाब से 1/10 वाली जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो रही है तो कोई भी कोर्ट या कोई भी ट्रिब्यूनल ईजीएम होने से रोक नहीं सकती। अगर उनकी जो रिक्वायरमेंट है शेयर होल्डर्स की, जो हमने लास्ट स्लाइड में देखा 1/10 ऑफ द शेयर कैपिटल और 1/10 ऑफ द वोटिंग पावर, अगर वो कंप्लाई हो रही है तो कोई भी बोर्ड या कोई भी ट्रिब्यूनल ईजीएम होने से नहीं रोक सकता। अब हमने देखा कि पीछे उन्होंने बोला कि बोर्ड ने अगर शेयर होल्डर्स गए रिक्विजिशन लगाया तो रिक्विजिशन मिलने के 21 डेज के अंदर मीटिंग कॉल कर लेनी है एंड 45 डेज के अंदर कन्वीन कर लेनी है। लेकिन बाय चांस अगर ऐसा नहीं होता, बोर्ड को बोला भी बोर्ड ने नहीं किया, सो इफ द बोर्ड डज नॉट विद इन 21 डेज उन्होंने कॉल नहीं की मीटिंग ऑन अ डे नॉट लेटर देन 45 डेज, पता है रिक्विजिशनिस्ट अपने आप मीटिंग कर सकते हैं। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है, इसको ध्यान से सुनना। सेक्शन 100 सबसेक्शन 4, कई जगह पे आपने ये सेक्शन का रेफरेंस सुना होगा, मैं आपको बताऊंगी कहां पे आपने ये रेफरेंस सुना होगा, तो अभी आपको याद रहेगा हमेशा। द मीटिंग मे बी कॉल्ड एंड हेल्ड बाय द रिक्विजिशनिस्ट देमसेल्व्स, वो अपने आप ही मीटिंग कॉल कर सकते हैं, उनके पास ये राइट होता है 45 डेज के बाद। अगर पहले 21 डेज में वैलिड रिक्विजिशन मिलते ही बोर्ड 21 डेज में मीटिंग कॉल नहीं करता तो 45 डेज के बाद रिक्विजिशनिस्ट अपने आप ईजीएम कर सकते हैं। हाँ, द मीटिंग शैल बी हेल्ड विद इन अ पीरियड ऑफ 3 मंथ्स, और 3 मंथ्स के अंदर इन्होंने ये मीटिंग कर लेनी है। सच रिक्विजिशन शैल नॉट पर्टेन टू एनी आइटम दैट इज रिक्वायर्ड टू बी ट्रांजैक्ट मैंडेटरीली थ्रू पोस्टल बैलेट। कौन सी ऐसी बिजनेस है जिसके ऊपर रिक्विजिशनिस्ट अपने आप से मीटिंग नहीं कर सकते? कोई भी ऐसा बिजनेसेस आपने पढ़े होंगे जो पोस्टल बैलेट के थ्रू ही होते हैं, जो मैंडेटरीली सेक्शन में दे रखे हैं कि पोस्टल बैलेट के थ्रू ही होते हैं, इनके ऊपर इन्हें बीच में इंक्लूड नहीं करना। इसके अलावा रिक्विजिशनिस्ट जो है किसी पे भी मीटिंग कर सकते हैं। अब रिक्विजिशन फॉर कन्वीनिंग द ईजीएम बिल्कुल सही है, कन्वीनिंग ईओजीएम बाय प्रोवाइडिंग सच रिक्विजिशन इन राइटिंग और थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मोड एटलीस्ट 21 डेज क्लियर 21 डेज प्रायर टू सच एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। तो उन्हें जैसे जो नोटिस वाला हिसाब किताब होता है 21 डेज क्लियर नोटिस जो है प्रायर बता देना है। हाँ, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है कि इसमें खर्चा। नॉर्मली आपको पता होगा कि जनरल मीटिंग ना ज्यादातर होटल्स में करवाई जाती है, उसके पीछे रीजन नहीं होता है बिकॉज बहुत सारे लोग आते हैं, खाना पीना रिफ्रेशमेंट्स होती हैं, तो ऑफिस में पॉसिबल नहीं है इतनी सिटिंग स्पेस हो। तो अब उसका खर्चा कौन देगा? रीजनेबल एक्सपेंसेस। सबसे पहली चीज ये नहीं है कि रिक्विजिशनिस्ट के हाथ में चला गया तो जो मर्जी करो। रीजनेबल एक्सपेंसेस जो हैं, जो मीटिंग पे खर्चा होता है वो कंपनी रीइंबर्स करेगी, बिकॉज टेक्निकली तो कंपनी की गलती है, पहली बात। ठीक है, पहली चीज जो खर्चा हो बट रीजनेबल। ये नहीं है कि जो मर्जी अनरीजनेबल खर्चा किया तो कंपनी नहीं देगी, नहीं कंपनी दे देगी, नहीं, कंपनी सिर्फ रीजनेबल एक्सपेंसेस ही देगी। रीजनेबल एक्सपेंसेस कंपनी रीइंबर्स कर देगी। ठीक है, अब आप बोलोगे कि कंपनी की टेक्निकली कंपनी की तो गलती नहीं थी, गलती तो एक डायरेक्टर की या 2 डायरेक्टर की है जिन्होंने इनको सीरियसली नहीं लिया और मीटिंग कन्वीन नहीं कराई। तो उस केस में क्या करेंगे? कहते हैं पहले तो मीटिंग रीइंबर्स, कंपनी खर्चा रीइंबर्स कर देगी, लेकिन
कंपनी यही खर्चा रिकवर करेगी, द कंपनी इन टर्न रिकवर सच एक्सपेंसेस अंडर सेक्शन 197 फ्रॉम द डायरेक्टर्स हु वर डिफॉल्ट इन कॉलिंग, उनके रेम्यूनरेशन में से खर्चा काट लिया जाएगा, राइट। सो इट इज प्रीटी सिंपल, जो भी खर्चा ईओजीएम में होता है वो रीजनेबल एक्सपेंसेस, लेट मी रिपीट, रीजनेबल एक्सपेंसेस कंपनी पे कर देगी, लेकिन फर्दर कंपनी ये खर्चा उस डायरेक्टर के रेम्यूनरेशन में से निकाल लेगी जिसकी वजह से ये डिफॉल्ट हुआ है, राइट। ये पहली चीज कंपनी के थोड़ा सा अगेंस्ट जाते हुए। अब दूसरी चीज, आपने इतना शोर मचाया, ईओजीएम करा रहे हो, और अगर हाफ एन आवर के अंदर कोरम नहीं आया तो ये वाली जो मीटिंग होती है, मीटिंग कॉल्ड बाय रिक्विजिशनिस्ट, इट स्टैंड्स कैंसल्ड, इट स्टैंड्स कैंसल्ड। ये पॉइंट और ये रेफरेंस आपने बहुत जगह पे पढ़ा होगा, आई एम श्योर, शायद अब आपको याद आ जाए। जब भी हम कोरम की बात करते हैं तो नॉर्मली ये होता है कि अगर कोरम फर्स्ट मीटिंग में हाफ एन आवर में नहीं आती तो मीटिंग ऑटोमेटिकली एडजर्न हो जाती है, लेकिन जब भी ये लाइन आती है उसके आगे ये लिखा होता है कि देयर इज एन एक्सेप्शन in section 100 subsection 4 if the meeting called by requisitionist, और अगर हाफ एन आवर में कोरम नहीं आती तो मीटिंग कैंसिल हो जाती है, मीटिंग कैंसिल हो जाती है। सो दिस नीड्स टू बी सीन कि अगर हाफ एन आवर में कोरम नहीं आती तो मीटिंग शैल स्टैंड कैंसल, एंड इट्स रियली रियली इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। तो ये दोनों जो पॉइंट्स हैं ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। द नोटिस शैल, अब नोटिस में प्लेस, डेट, डे, आवर, जैसे नॉर्मल एक नोटिस होता है सब कुछ लिखना चाहिए। एंड अ मीटिंग कॉल्ड बाय रिक्विजिशनिस्ट, सबसे इंपॉर्टेंट, शैल बी हेल्ड आइदर एट द रजिस्टर्ड ऑफिस और एनी अदर प्लेस, सिटी, टाउन or village in which registered office is situated. Such meeting shall be held on any day except national holiday. ये पढ़ के क्या लग रहा है? It is same as AGM. इट इज सेम एज एजीएम। जैसे एजीएम में हम बोलते हैं ना कहाँ पे प्लेस एजीएम का क्या है और डे क्या है, कि नेशनल हॉलिडे नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल सेम है। नेशनल हॉलिडे आई होप आप सबको पता है, नेशनल हॉलिडे वो हॉलिडे है जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किए हैं। इंडिया में 3 नेशनल हॉलिडेज हैं स्टार्टिंग फ्रॉम 26 जनवरी, 15 अगस्त एंड 2 अक्टूबर, राइट। एंड अगर रेजोल्यूशन, स्पेशल रेजोल्यूशन मांगता है देन द नोटिस शैल बी गिवन एज पर द रिक्वायरमेंट, जो भी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से आपको नोटिस देना पड़ेगा, राइट। नोटिस सारे ही रिक्विजिशनिस्ट ने साइन करना है, ऑल द रिक्विजिशनिस्ट शुड साइन इट और बाय अ रिक्विजिशनिस्ट ड्यूली ऑथराइज। कई बार क्या होता है एक को ही ऑथराइज कर देते हैं कि भाई तू ही साइन कर दे, राइट, सबके बिहाफ पे, तो वो भी चलेगा। या फिर इलेक्ट्रॉनिक रिक्वेस्ट भी भेजी जा सकती है स्कैन्ड कॉपी को ड्यूली साइन करके, दैट इज ऑल्सो ओके। नो एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट, नेक्स्ट एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट की कोई जरूरत नहीं है, यू नो, टू बी नेक्स्ट विद सो एंड सो, एंड द रिक्विजिशनिस्ट मे डिस्क्लोज द रीजंस व्हिच दे प्रपोज टू मूव। सो नोटिस में जरूरी नहीं है कि आपने नोटिस में ही अगर आप डिस्क्लोज करना चाहते हो कर दो, एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट की कोई जरूरत नहीं है। नो एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट एनेक्स टू द नोटिस, कोई जरूरत नहीं। सर्विंग ऑफ नोटिस, इट शैल बी गिवन टू दोज मेंबर्स हुज नेम्स अपीयर इन रजिस्टर ऑफ मेंबर्स विद इन 3 days ऑन विच रिक्विजिशनिस्ट डिपॉजिट विद द कंपनी वैलिड रिक्विजिशन। तो जिस रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में से उन मेंबर्स के नाम लेने हैं विद इन 3 days जिनके नाम रिकॉर्डेड हैं फ्रॉम द डेट ऑन विच द वैलिड रिक्विजिशन इज डिपॉजिटेड। 3 दिन के अंदर जो है रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में जो नाम रिकॉर्डेड है उसके हिसाब से आपको उनको नोटिस सर्व कर देना है। नो मीटिंग कन्वीन, नाउ व्हेन मीटिंग इज नॉट कन्वीन दे हैव अ राइट टू लिस्ट। अगर देखो बोर्ड नहीं करता, वो पहले बोर्ड के पास गए, बोर्ड ने नहीं किया, तो फिर उन्हें लिस्ट ऑफ मेंबर्स जो है वो बोर्ड ही प्रोवाइड करता है, ठीक है। वो लिस्ट ऑफ मेंबर्स एज इन किसके पास क्या रजिस्टर्ड एड्रेस है, क्या उनका नाम वगैरह, अदरवाइज कैसे पता चलेगा, ठीक है। तो अगर मीटिंग कन्वीन नहीं होती है तो कंपनी की जिम्मेदारी है कि वो इन रिक्विजिशनिस्ट को लिस्ट ऑफ मेंबर्स जो है वो दे दे। मोड ऑफ गिविंग नोटिस जस्ट लाइक जो पहले होता था, ठीक है, बाय स्पीड पोस्ट दे सकते हो, रजिस्टर्ड पोस्ट दे सकते हो, इलेक्ट्रॉनिक मोड दे सकते हो। एक ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है, पहले क्या होता था, हम नॉर्मली ये बोलते हैं कि ओमिशन जो है उससे मीटिंग इनवैलिड हो जाती है, लेकिन अगर एक्सीडेंटल ओमिशन हो जाता है, बिकॉज ऑफ कोर्स इंसान ही है ना सारे, या नॉन रिसीट ऑफ सच नोटिस होता है तो उससे प्रोसीडिंग्स इनवैलिडेट नहीं होती, ठीक है। इसके ऊपर एक जनरल लॉ भी है कि केस लॉ भी है, सॉरी, अ कंपनी कैन नॉट बी रिस्ट्रेन्ड फ्रॉम होल्डिंग एंड कन्वीनिंग एन ईओजीएम वेयर शेयर होल्डर्स हैव द राइट टू एक्सरसाइज देयर वोट इन अ डेमोक्रेटिक मैनर। जरूरी रोक नहीं सकते ना आप, ईओजीएम से रोक नहीं सकते, डेफिनेटली, राइट। एंड द लास्ट वन इज बाय ट्रिब्यूनल, तो अगर कुछ और रही तो ट्रिब्यूनल भी कर सकता है। नाउ इफ फॉर एनी रीजन इट इज इम्प्रैक्टिकेबल टू कॉल अ मीटिंग, कुछ भी ऐसा हुआ कि मीटिंग नहीं बुलाई जा सकती, नहीं हेल्ड हो सकती, नहीं कंडक्ट हो सकती अदर देन एन एजीएम, तो जो ट्रिब्यूनल है
अपने आप से सुओ मोटो या फिर किसी डायरेक्टर या मेंबर के कहने से, किसी डायरेक्टर या मेंबर के एप्लीकेशन देने से ऑर्डर कर सकता है मीटिंग टू बी कॉल्ड, हेल्ड एंड कंडक्टेड, ऑर्डर कर सकता है एंड गिव सच एंसिलरी और कंसिक्वेंशियल डायरेक्शंस, वो बता भी सकता है कैसे मीटिंग करनी है, नो क्या होना चाहिए, थिंग्स which the tribunal feels expedient, including directions modifying or supplementing in relation to calling, holding, conducting. ट्रिब्यूनल के पास बहुत पावर होती है, तो अगर उन्हें ऐसा लगता है कि मीटिंग नहीं हो पा रही है तो ट्रिब्यूनल खुद से या किसी डायरेक्टर या मेंबर के एप्लीकेशन से ये ऑर्डर पास कर सकता है. Such directions may include a direction that one member present in person or by proxy shall be deemed to constitute a meeting. ट्रिब्यूनल के पास इतना पावर होता है कि वो ये भी कह सकता है कि वन मेंबर, ठीक है, और वो प्रॉक्सी भी हो सकता है, वो खुद ही आ जाएगा तो मीटिंग पूरी हो जाएगी. एंड मीटिंग हेल्ड पर्सुएंट टू सच अ ऑर्डर शैल बी डीम्ड टू बी अ मीटिंग ड्यूली कॉल्ड, हेल्ड एंड कंडक्टेड. ऑफ कोर्स ट्रिब्यूनल के ऑर्डर से, ट्रिब्यूनल के डायरेक्शन से अगर मीटिंग होती है तो वो ड्यूली हेल्ड ही कहलाती है, उसमें हम कोई कमियां नहीं निकाल सकते, राइट. सो दिस इज हाउ EOGM इज बीइंग डेल्ट एंड दिस इज ऑल अबाउट सेक्शन 100 या टेक्निकली EGM के बारे में है. सो आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर टू यू. ऐसी बहुत सारी वीडियोज अपकमिंग टाइम्स में आ रही हैं, सो प्लीज फील फ्री टू सब्सक्राइब टू माई चैनल और जितना हो सके कोशिश किया करो कि इन वीडियोज को देखा करो. ये छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, छोटी छोटी आई वुड से कंफ्यूजन्स होती हैं बच्चों के दिमाग में जो क्लियर हो जाएंगी. I hope you like the video. If you do, please share it with your friends and subscribe to my channel. I'll see you super soon in another video. Till then, stay happy, stay blessed and keep the preparations on. Bye bye.